मैं आपको बताता हूँ 3 वजूहात हैं जिसकी वजह से अग्निपथ का मामला इतना बिगड़ गया है। एक ज़माना था फ़खर साहब जब जो एक लड़का फ़ौज में जाता था भर्ती होने के लिए, जो वो चाहता था फ़ौज भी वही चाहती थी। यानी जिस ऑर्गेनाइज़ेशन में वो चाहता है, वो भी वही चाहता था और जी। वो लड़का भी वही चाहता था। यानी कि मैं जाऊँ और फ़ौज में अपनी ज़िंदगी बिताऊँ और उसके बाद वापस घर आ जाऊँ रिटायर होने के बाद। ये वो लड़का चाहता था। फ़ौज ये चाहती थी कि जो लड़के हैं ऐसे कोई मेंटली अलर्ट एंड फिज़िकली स्ट्रॉन्ग, स्मार्ट जी। लड़के फ़ौज में आएँ, जो कि फ़ौज को आगे ले चलें और अपने साथ। तो ये दोनों के एम एक ही थे। अग्निपथ के बाद एम अलग हो गए। ठीक है? अग्निपथ के बाद दोनों के एम अलग हो गए, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया। जी। अब चक्कर ये है फ़खर साहब कि जब ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ ना अग्निपथ का कॉन्फ्लिक्ट इस तरीके से शुरू हुआ कि आर्मी ने पहले मैं ये समझाता हूँ कि आर्मी ने अग्निपथ की स्कीम क्यों आगे बढ़ाई? जी। क्या वजूहात क्या थी? सबसे पहली बात तो आर्मी में जो एक एवरेज एज चल रही है एक सिपाही की, एवरेज उम्र, वो चल रही है फ़खर साहब तकरीबन आप लगा लीजिए 32 से 33 साल की या 34 साल की। एक एवरेज एज एक आर्मी के जवान की चल रही है। जी। फ़ौज उसको लाना चाहती थी 26, 27, 28 तक। फ़ौज उसको कम करना चाहती थी। तो इसलिए आप अगर ज़िंदगी भर तक किसी को रखेंगे 15-20 साल तक, तो एवरेज एज फिर आपकी ज़्यादा ही रहेगी, कम नहीं होगी। जी। तो नए वॉरफेयर के हिसाब से फ़ौज ने काफ़ी कुछ सीखा जो गलवान में हुआ या फिर पहले डोकलाम में बिल्कुल। हुआ हाँ। या फिर और भी क्लैशेस हुए या पाकिस्तान के साथ जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे हुआ, तो आर्मी इसको काफ़ी सालों से स्टडी कर रही थी। ये कोई नई बात नहीं है जो अभी हुआ जी। है। जी। आर्मी काफ़ी टाइम से स्टडी कर रही थी, आर्मी ने इसको लॉन्च करा। अब क्या होता है कि कुछ बच्चे हैं जिन्होंने लड़के हैं जिन्होंने क्वालिफाई कर लिया था, लेकिन कोविड की वजह से उनका नहीं हो पाया फौज में। उन्होंने सारे टेस्ट, फिजिकल, मेडिकल, रिटन सब क्वालिफाई कर लिया। उनका जेन्युइन मामला है। मैं समझता हूं, मैं ओके। इनको साथ खड़ा हूं और मैं जी। इंडियन गवर्नमेंट से अपील भी करता हूं कि साहब उनका आपको देखना चाहिए कि वो जो लड़के हैं उनकी शिकायत ना हो। ओके। बाकी जो हैं, अब इसमें एक बहुत बड़ा माफिया है कोचिंग सेंटर्स का। अब मैं जी। आपको बताता हूं कोचिंग सेंटर्स का क्या हिसाब है। जी। जी। चाहे वो सिविलियन चलाए चाहे कोई एक्स सर्विसमैन चलाए, इंडिया में ऐसे कई हजारों ट्रेनिंग सेंटर हैं जो कि ट्रेन करते हैं लोगों को अलग अलग चीजों के लिए। जैसे मेडिकल के लिए कोचिंग सेंटर है, जी। जैसे कि इंजीनियरिंग के लिए कोचिंग सेंटर है। कोटा एक जगह बिल्कुल। है जो बड़ी फेमस है राजस्थान में, जहां पे जी। ऐसे कोचिंग सेंटर्स हैं। उसी तरीके से इंडिया के कई स्टेट्स पे रिक्रूटमेंट के लिए, फौजी भर्तियों के लिए ट्रेन करने के लिए लोगों को फिजिकल और रिटन टेस्ट में कोचिंग सेंटर्स बने हुए हैं। जी। जी। अच्छा, तो इसमें 3 किस्म के लोग हैं जो कि इस पूरे मेथड में इन्वॉल्व हैं, पूरे चीजों में, इस प्रक्रिया में, इस पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व है। पहला तो फकर साहब वो लड़का जो फौज में जाना चाहता है। जी। उस बंदे के ये मन में है कि मैं मुल्क की खिदमत करूं, मैं वर्दी पहनूं, मैं मुल्क के लिए काम करूं, मैं इस उसके दिमाग में ये चल रहा है। तो वो मोटिवेटेड है, वो ये चाहता है करना, जो लड़का है। दूसरी तरफ उस लड़के का समाज है जिसमें शामिल उसके माँ बाप। माँ बाप देश की सेवा का नहीं सोच रहे, माँ बाप के दिमाग में पिक्चर कुछ और चल रही है। सरकारी नौकरी मिल जाएगी, पेंशन मिलेगी, बिल्कुल। जिंदगी भर के लिए लड़का हमारा सेट हो गया, इसकी शादी हो जाएगी, अच्छे घर से बहू आ जाएगी। सही। और अनफॉर्चुनेटली, जबकि इंडिया में टोटली इलीगल है और क्रिमिनल ऑफेंस है, बहुत सारा दहेज भी मिल जाएगा। बिल्कुल। बिल्कुल। ये ये दूसरे गेम चल रहा है यहाँ पे, जी। जी। राइट? ये दूसरा गेम चल रहा है। तीसरा गेम चल रहा है जो कि कोचिंग सेंटर का स्टाफ है। कोचिंग सेंटर वाले ने इनके माँ बाप से, उस लड़के के माँ बाप से, जैसे कोई है एक्स लड़का है, उसके माँ बाप से बोला कि मैं आपके बच्चे को फौज के लिए तैयार करूंगा, ये जी। भर्ती में बिल्कुल निकल जाएगा, मेरा बहुत एक्सपीरियंस है, मैं खुद पहले फौज में था या नहीं भी था, मेरे अंडर फौजी हैं जो उसको जी। जी। ट्रेन करेंगे, आप मुझे सही। 5 लाख रुपए दे दो। तो अब वो गरीब माँ बाप ने लोन लिया, किसी से पैसा लिया, कुछ लिया, जमीन बेची, जो भी करा, उसको 5 लाख रुपए दे दिया। 5 लाख रुपए क्यों दिए? कि भाई हम्म, फौज में हमारा बच्चा भर्ती हो जाएगा, सरकारी नौकरी लग जाएगी, बिल्कुल। जिंदगी भर तक रहेगा, उसके बाद पेंशन मिलेगी, मेडिकल वेडिकल सब कुछ इनका हो जाएगा। जी। बीच में आ जाती है स्कीम अग्निपथ की, जिसमें बोलते हैं कि तुम फौज में 4 साल के लिए आओगे, उसके बाद 25% अंदर और बाकी 75% बाहर चले जाएंगे। जी। फिर वो किसी और फोर्स में चले जाएंगे, पैरामिलिट्री में चले जाएंगे, ओके। बीएसएफ आईटीबीपी में चले जाएंगे, लेकिन वो फौज में नहीं रहेंगे। राइट। माँ बाप पूछने लग गए कोचिंग सेंटर वालों से कि हमने तो तुम्हें 5 लाख रुपए दिए थे, क्या हुआ उसका? जी। यहां पे कोचिंग सेंटर वालों ने बिहार में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में और कई और जगह उत्तर प्रदेश में इन लोगों ने दंगे फसाद शुरू करवाए।
ओके, राइट, ये जो सही। ये जो क्योंकि आपने आपने अग्निपथ स्कीम लाके आपने कोचिंग सेंटर खत्म कर दिया। अब आप ही बताइए, कोई गरीब माँ बाप या मध्यम वर्ग का माँ बाप, लोअर मिडिल क्लास का माँ बाप या मिडिल क्लास का माँ बाप, क्या वो 4 साल के लिए किसी को 5 लाख रुपए देंगे ट्रेनिंग के लिए? नहीं कभी देंगे। नहीं हो जिस सकता, नो जिसमें पॉसिबल। जिसमें श्योरिटी नहीं है, श्योरिटी नहीं है, वो तो कोचिंग है, हो जाए तो हो जाए, नहीं हो तो बिल्कुल नहीं हो हो। जाता। ओके, तो राइट। ये यहां से शुरू होता है अग्निपथ के जो राइट्स का मामला। कुछ लोग हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिनका जेन्युइन मामला है फकर साहब, उनका ओके, मामला राइट, जो आपने बता दिया कि वो पहले हो गए थे कोविड से पहले, बिल्कुल उनके ऊपर तो मेरा हाँ, ख्याल नए लॉज नहीं अप्लाई करने चाहिए। हाँ, हाँ, नहीं करने चाहिए, और जो हम कर रहे हैं तो हम गलत कर रहे हैं, हमें नहीं करना चाहिए। ओके, क्यों? ओके, राइट। क्योंकि उसने पुराने स्कीम के तहत टेस्ट दिया था, उनको लेना चाहिए। और नए वाले बंदों का, और जो नए वाले कह रहे हैं जो जी, फौज में जी, नहीं आए हैं, जी, जी, जिन्होंने कोई टेस्ट नहीं दिए, मुझे लगता है उनका प्रोटेस्ट करना बेकार है, फजूल है। क्योंकि भाई, फौज अपने हिसाब से चलेगी, आपके हिसाब हाँ, से चलेगी नहीं। हाँ, 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 बिल्कुल। जो फौज को अच्छा लगे फौज वो करेगी। तो ये बेसिकली एक बैकग्राउंड है फकर साहब, जो पूरा हो रहा है यहाँ अच्छा भाई साहब। पे। इसमें सरकार ने यह बोला है कि हर एक फोर्स में, मैं आपको फोर्सेस के नाम गिना जी, देता हूं जी, प्लीज। फकर साहब। जैसे कि जब 4 साल के बाद क्या होगा कि 25% तो रिटेन हो जाएंगे, जी, और बाकी 75% बाहर आएंगे। वो कहां जाएंगे? माना कि 1 लाख बंदे हैं, एक जी, लाख बंदे में से 75,000 कहां जाएंगे? बिल्कुल। वो 75,000 हमारी फोर्स है बीएसएफ। बीएसएफ तकरीबन 3 लाख, 2.5-3 लाख की बीएसएफ है, सही। 2.5-3 लाख की सीआरपीएफ है, राइट। एक आध लाख की आईटीबीपी है, ओके। सीआईएसएफ है, ओके। एसएसबी है, असम राइफल्स है। ये अलग अलग इंडिया में फोर्सेस राइट। हैं जो कि सीएपीएफ ऑब्लिक पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं। इनमें 10-10% रिजर्वेशन ऐलान कर दिया सरकार ने। यानी कि अगर बीएसएफ में हर साल 20,000 लोग भर्ती होते हैं बीएसएफ में, तो जी, जी। 20,000 में से 2,000 अग्निवीर होंगे। ये इसी तरीके से 10% सीआरपीएफ में, 10% आईटीबीपी में, 10% इधर। अच्छा, इसके अलावा स्टेट पुलिस ने भी कर दिया है। इसके अलावा स्टेट पुलिस कर रही है, मेरा मतलब है, अभी ऐलान हो जाएगा कुछ दिनों में, 1-2 जी, हफ्तों में। जी, अब जो एमओडी है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, उसमें जो सिविलियन स्टाफ है, उन्होंने भी भर्ती का ऐलान कर दिया है। ओके। उसके अलावा जो हमारे डिफेंस इंडस्ट्री है सरकार की, उसमें इनकी भर्ती का ऐलान कर दिया है। ओके, राइट, राइट। हाँ, उधर भी 10% रिजर्वेशन दे दिया। तो जी। कोई ऐसा ऐसा कोई बंदा नहीं होगा 4 साल के बाद जिसको फौज छोड़ने के बाद कोई सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। ओके। सबके सब एडजस्ट हो जाएंगे। अब गेम आता है, कुछ लोग कहते हैं पेंशन का, जी। क्योंकि पेंशन इंडिया में सिर्फ आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के लोगों को मिलती है, और बाकी आप कितने भी बड़े हो, आपको पेंशन नहीं मिलेगी। अच्छा, किसी और इदारे में नहीं है, ये किसी और डिपार्टमेंट नो, में नो, नहीं नो, है? नो, 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 ओके। नो, नो, नो अच्छा, जी। अच्छा। 2004 के बाद, पहले 2004 के पहले थी, 2004 से सबकी पेंशन बंद हो गई। ओनली आर्मी, नेवी, एयरफोर्स गेट पेंशन। बाकी ओके। हमारे मुल्क में चीजें एनपीएस करके, नेशनल पेंशन स्कीम, उसके ओके। तहत आप कंट्रीब्यूशन डाल सकते हो। वही कंट्रीब्यूशन में आपको इंटरेस्ट लगा के कुछ सरकार डालती है, तो वो आपको मिल जाएगा। लेकिन विदाउट कंट्रीब्यूशन जो पेंशन है, वो सिर्फ यूनिफॉर्म्ड पर्सनल के लिए, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के लिए इंडिया में। ओ। फकर साहब, मुझे नहीं लगता कि 1971 का इससे कोई लेना देना है। ओके। क्योंकि 1971 को बीते हुए 50 साल हो गए, बिल्कुल। और लोगों की यादों से भी निकल गया है मामला। वो एग्जैक्टली। जंग जो हुई थी और बांग्लादेश बना था, ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बना, वो लोगों की यादों से निकल गया मामला। कुछ लोग याद रखते हैं कभी कभी, बट ज्यादातर लोगों को इसमें अब इंटरेस्ट नहीं है। देखिए, एग्जैक्टली। इंडिया को एक बात समझ में आ गई, और ये थोड़ा सा इसमें इंडिया की पॉलिसी में मुस्लिम मुल्कों का बहुत बड़ा हाथ है। इसमें इंडिया की ओके। फॉरेन पॉलिसी में पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ है। और मैं आपको आज बताता हूं कैसे। काफी लोग रियलाइज नहीं करते, पाकिस्तानी रियलाइज नहीं करते, लेकिन जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बनी है विद रिस्पेक्ट टू मुस्लिम कंट्रीज, ओआईसी, उसके पीछे पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ है। मैं जी। बताता हूं किस तरीके से। फकर साहब, ऐसा था कि जब भी कश्मीर की बात होती थी, तो पाकिस्तान ने रिलीजन को इस्तेमाल करके इंडिया को मुस्लिम कंट्रीज से दूर रखने की कोशिश करी, और काफी हद तक ये कामयाब भी रहा पाकिस्तान। जी, और काफी बिल्कुल। दिहाइयों तक, दशकों तक पाकिस्तान 100% कामयाब रहा कि जी, जी। भारत के रिलेशन कभी बन नहीं पाए मुस्लिम कंट्रीज से। ओके। क्योंकि हाँ, वो बन नहीं पाए, और ये पाकिस्तानी फॉरेन पॉलिसी का सक्सेस था। लेकिन हुआ क्या कि जब 1992 के बाद भारत की इकोनॉमी लिबरलाइज हुई, तो भारत ने धीरे धीरे दुनिया को यह बोलना शुरू करा कि बॉस, मजहब आपका हो या हमारा, इसको घर तक महदूद रखिए।
आपको भी पैसा कमाना है, हमें भी पैसा कमाना है, आपका मजहब कोई भी हो, हमें लेना देना नहीं, हमारा जो मजहब हो आपको लेना देना नहीं, आओ मिलकर पैसे कमाते हैं बेसिकली। तो बांग्लादेश के साथ जो हमारी दोस्ती है, इट इज नॉट बिकॉज, ठीक है 1971 जो भी हुआ XYZ, वो अब बात पुरानी हो गई 50 जी साल की, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन कोई भी 1971 में क्या हुआ उसके बेस पे आज कोई करे वो गलत है, वो नहीं होता। राइट। आज का मफाद क्या है, आज का फायदा क्या है, उसके ऊपर दुनिया चलती है। इंडिया बांग्लादेश में अरबों डॉलर इन्वेस्ट करती है, अरबों डॉलर का ट्रेड करती है, और हम बांग्लादेश को हमने यही बोला है कि आप देखिए, हमारे साथ पता है बांग्लादेश के बॉर्डर के डिस्प्यूट थे जैसे पाकिस्तान के साथ है। जी जी। बांग्लादेश ने बड़ा दिल दिखाया, इंडिया ने बड़ा दिल दिखाया, जमीन लेन देन करके साइन ऑफ करके खत्म कर दिया, बॉर्डर डिस्प्यूट खत्म हो गया हमारा। अब हम लोग कह रहे हैं कि ये सरहद वरद छोड़ो मामला, अब धंधे की बात करते हैं, बिजनेस की बात करते हैं, अब दोनों मुल्क पैसा कमा रहे हैं। बिल्कुल। बांग्लादेश को पता है कि भारत के बिना बांग्लादेश का मामला नहीं चल सकता, क्योंकि सबसे बड़ा खिलाड़ी इधर भारत है, और भारत को भी बांग्लादेश की जरूरत है। और फकर साहब, भारत ने एक मैच्योर मैसेज दिया बांग्लादेश को, ये जबानी बोला नहीं जी जी, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग है कि आप और हम भाई तो हैं, लेकिन भारत आपका बड़ा भाई नहीं है, हम बराबर के भाई हैं। ओ जबरदस्त, है ना, आप और हम भाई हैं, लेकिन भारत आपका बड़ा, आप ये मत सोचिएगा कि आपकी इकोनॉमी से 5-7 गुना भारत की इकोनॉमी है और 130 करोड़ लोग हैं तो हम आप पे हावी, हमें आप पे हावी होने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आओ दोनों बैठ के धंधा करते हैं। यही चीज भारत ने नेपाल को बोली, यही चीज भारत ने श्रीलंका को बोली, यही चीज भारत ने सबको बोली। तो इसीलिए वो आए हैं, और हमारे जो टाइज हैं वो 90% नेशन से इकोनॉमिक ट्रेड के ऊपर हैं। और ये क्या हुआ कि जब पाकिस्तान ने बड़ी सक्सेसफुल फॉरेन पॉलिसी के तहत एक जमाने में, मैं 50s 60s 70s 80s की बात कर रहा हूं, मिड 90s तक की बात कर रहा हूं, जी जी, क्योंकि इंडिया के पास फॉरेन रिजर्व था नहीं, इंडिया के पास पैसा था नहीं। अब आप अरब देशों से क्या बात करेंगे, आप उनसे क्या मांग लेंगे और वो आपको क्या दे देंगे? आपका तो बैंक खाली था। इंडिया के पूरा जो इंडिया का सोना था एक जमाने में, वो IMF को गिरवी था, वेस्टर्न कंट्रीज को गिरवी था। हमारा सोना IMF को या वेस्टर्न कंट्रीज को किसी को भी वो गिरवी था। हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व खत्म हो गए थे। तो हम एक बार IMF के प्रोग्राम में गए, फिर नहीं गए। उसके बाद हमने पेट पे पत्थर बांधा, हमें जो करना था करा। हमने बोला भूखे सोएंगे, कोई बात नहीं, लेकिन अंग्रेज के पास दोबारा नहीं जाना पैसे मांगने के लिए। एक बार मांगा, उसके बाद खत्म कर दिया इंडिया ने। और यही चीज इंडिया ने एक बात रियलाइज करी कि सबसे बड़ी ताकत किसी मुल्क की उसके न्यूक्लियर एसेट्स नहीं होते, उसकी फौज नहीं होती, उसके 2 एसेट्स होते हैं। नंबर 1 उसकी एजुकेटेड मिडिल क्लास, जो एजुकेशन है वो उसका सबसे बड़ा न्यूक्लियर वेपन उसका वही है, और दूसरी उसकी इकोनॉमी। ये अगर 2 वेपन आपके पास हैं तो फिर आपको और किसी चीज की जरूरत नहीं है। तो इंडिया ने उसके ऊपर डेवलप करा। ये माइंडसेट चला इंडिया में कि बच्चों को एजुकेशन देना, और ये बहुत 40s से चल रहा है। देश की आजादी के बाद से ये चल रहा है यहाँ पे कि बच्चों को, मिडिल क्लास पेरेंट्स हैं फकर साहब इंडिया में, मैं तो जानता हूं, जो बच्चों को पढ़ाने के लिए अपनी जमीनें बेच देते हैं, उनकी माएं अपने जेवर बेच देती हैं, और माँ बाप एक रोटी कम खाते हैं पर रोटी अपने बच्चे को खिलाते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि यही जो इंडियन मिडिल क्लास है ना, इसी मिडिल क्लास माँ बाप की वजह से आज ट्विटर का CEO, गूगल का CEO इंडियन है, बिकॉज ऑफ दिस। एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल। और इसके अलावा भी बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज ऐसी हैं, मतलब गल्फ के हवाले से हमारे भी जान पहचान वाले जो लोग वहां काम करते हैं, तो अक्सर वो कहते हैं कि यार मतलब बॉस जो है हमारा हिंदुस्तान से ताल्लुक रखता है, जो कंपनियों के मुख्तलिफ कंपनीज के UAE में, कतर में, कुवैत में, सऊदी अरेबिया में। तो ये बात बिल्कुल है, और मेरे ख्याल में प्राउड की बात है ये बहुत बड़ी कि एक मुल्क ने 10 मतलब जो है 50 सालों में या 40 सालों में अपनी एक चीज को बिल्कुल तब्दील किया। अच्छा, अब इंडिया को अफगानिस्तान जाना है, पाकिस्तान अलाउ नहीं कर रहा, राइट? तो इंडिया ने फिर चाबहार पोर्ट में इन्वेस्ट करा, वो जरदान रेलवे लाइन में इन्वेस्ट करी, और वहां से तो इंडिया क्या कह रहा है कि पाकिस्तान का, आप ये मैं चाहता हूं हमारे व्यूअर्स बड़े ध्यान से सुनाए बात जो मैं समझा रहा हूं, पाकिस्तान का पावर कहां से आता है, पाकिस्तान की ताकत क्या है? पाकिस्तान की ताकत उसके एटमी हथियार या उसकी फौज नहीं है। पाकिस्तान की पावर उसकी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। यस, जो पाकिस्तान की, यानी कि अगर इंडिया को या दुनिया को अगर अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया जाना है समुद्री रास्ते से, तो उसके पास 2 चॉइस है, पहला पाकिस्तान, दूसरा ईरान।
ईरान के ऊपर तो सैंक्शंस है 1979 से, जब से उसने वो शाह ईरान को अलग करा और अयतुल्लाह खुमैनी आ गया, तो वहां पे सैंक्शंस है, वहां पे तो कोई ट्रेड होनी नहीं दुनिया की, बहुत कम हो रही है। पाकिस्तान सब पीछे पड़े जी, आप वो करो, तो वॉर ऑन टेरर हुआ, वो भी पाकिस्तान से गया, पूरा 20 साल से अमेरिका वहां पे था, सारा कुछ ट्रेड जो भी अफगानिस्तान जा रहा था पाकिस्तान से जा रहा था। इंडिया ने बोला कि हमारे ताल्लुकात इजराइल से भी अच्छे हैं, हमारे ताल्लुकात ईरान से भी अच्छे हैं, हमारे ताल्लुकात सऊदी अरब से भी बहुत अच्छे हैं, हमारे ताल्लुकात यूएई से भी बहुत अच्छे हैं, तो हम एक काम करते हैं, हम ट्रेड शुरू करते हैं ईरान के थ्रू, और हम दुनिया को बोलते हैं कि इंडिया ट्रेड कर रही है, आपको पाकिस्तान जाने की क्या जरूरत है। बेसिकली इंडिया में ये ऐसी सोच आई लोगों में कि पाकिस्तान ने हमें राहदारी नहीं दी, तो हम अपना रास्ता तो निकालेंगे ही निकालेंगे, बिल्कुल, लेकिन हम दुनिया को कहेंगे कि तुम्हें भी पाकिस्तान की राहदारी इस्तेमाल करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि हम जो इंडिया ने रोड बनाई है, जो इंडिया ने पोर्ट बनाया है, जो इंडिया ने रेलवे लाइन बनाई है, आप आइए, आपका वेलकम है, आप उसका इस्तेमाल करिए, और आपको सेंट्रल एशिया जाना है, आपको जो जाना है, आपको अफगानिस्तान जाने की भी जरूरत नहीं है। आपको यह मसला है ना कि आपको अफगानिस्तान में जाना है तो वहां पे तालिबान है, वहां पे कबीलों के बीच में लड़ाई होती है, इंस्टेबिलिटी है, आपको अफगानिस्तान नहीं जाना, आपको पाकिस्तान नहीं जाना, आपको जिस तरीके से जाना आप उस तरीके से जाइए। इसीलिए इंडिया में ये लोग बार बार आ रहे हैं, इनके फॉरेन मिनिस्टर, इनके एनएसए, सब कोई ईरान से आ रहे हैं, और ये मेन स्ट्रीम कर रहा है इंडिया ईरान को दुनिया की नजरों में। अमेरिका से बात कर रहा है, इजराइल से बात कर रहा है, कितने सैंक्शंस क्यों लगा रखे हैं, ये एटमी हथियारों वाला मामला है, बातचीत करके इसको रफा दफा करिए और ट्रेड करते हैं। तो इससे क्या होगा कि अगर ईरान की एक्सेप्टेबिलिटी हो गई, अगर कल अमेरिका को अफगानिस्तान जाना है और ईरान के साथ उसकी दोस्ती इंडिया करवा देता है, आज से 10 साल बाद भी अगर इंडिया ये मुमकिन कर देता है कि ईरान और अमेरिका के दोस्ती भी नहीं, मतलब नॉर्मल ताल्लुकात भी हो जाए, दोस्ती भी ना हो, तो फिर पाकिस्तान की किसी को जरूरत नहीं पड़ेगी, और पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा पावर है, जो उसकी ज्योग्राफिकल जियोस्ट्रेटेजिक लोकेशन है, वो खत्म हो जाएगी। ईरान को देखिए, मैं बता रहा हूं कि इंडिया का ये मानना है कि कुछ इनके जो इख्तलाफात हैं इजराइल और ईरान के, और सऊदी और ईरान के, यूएई के, कुछ इख्तलाफात जो इनके हैं, कुछ जो इनकी ऑपोजिशन है वो रियल है, वो सच है, और कुछ इमोशनल है। कुछ इमोशनल है इनकी, कुछ सच भी है, कुछ हकीकत है, कुछ इमोशनल है। तो इंडिया ये कह रहा है कि ये सब छोड़ो, ट्रेड करते हैं, 2 रुपए आप कमाओ, 2 रुपए हम कमाते हैं, और ईरान के पास तेल है बहुत, ईरान के पास गैस है बहुत, तो ईरान उसको भी करे। और ये हिजबुल्लाह और ये सब ग्रुप्स जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, इससे क्या मिलेगा ईरान को? सैंक्शंस मिलेंगे, और तो कुछ मिलेगा नहीं। आपको क्या करना है? आपको हिजबुल्लाह और हमास जैसे ग्रुप्स को पैसा देके आपको इससे फायदा क्या होगा? आप अपने मुल्क का देखिए, आप पैसे कमाइए, जब आपके पास पैसे होंगे तब आप 4 काम कर पाएंगे। तो ये सब इंडिया बैकएंड में और सिर्फ ये नहीं है फकर साहब, अगर आप ये सोचें कि जी इंडिया में ये बड़ा हो रहा है कि इंडिया सिर्फ इनके फॉरेन मिनिस्टर और इनके एनएसएस मिल रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, हमारे बिजनेस वाले लोग भी जा रहे हैं वहां पे। ठीक, इनके बिजनेस वाले लोग इंडिया आ रहे हैं। इंडिया में जो एम्बेसी है ईरान, वहां पे मीटिंग हो रही है, वहां पे जो इंडियन एम्बेसी है वहां पे इंडियन जा रहे हैं, ईरानी आ रहे हैं, वहां पे मीटिंग्स हो रही हैं। तो हर महीने अगर आप इंडियन न्यूज क्लोजली वॉच करें, हर 30 दिन 45 दिन में आपको लगेगा कि ईरान का डेलीगेशन या तो हम वहां जा रहे हैं, ठीक, या ये यहाँ पे आ रहा है। और ये इंडिया का एम है कि ईरान को मेन स्ट्रीम करो किसी तरीके से। उसमें टाइम लगेगा फकर साहब, ये कल नहीं होने वाला। इसमें 5-10 साल लगेंगे, लेकिन इंडिया ने पूरी डिप्लोमेटिक माइट इसमें डाल दी है, क्योंकि अगर आप ईरान को मेन स्ट्रीम कर देते हैं, अगर ईरान अपनी राहदारी दुनिया को दे देता है, राइट, फिर उसके बाद आपको दुनिया को पाकिस्तान की जरूरत नहीं पड़ेगी, और जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा हथियार है, उसकी जियोस्ट्रेटेजिक लोकेशन, वो खत्म हो जाएगी।